हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी एमएसक्यू की क्वेश्चन पेपर सीरीज़, जिसमें कि ईयर वाइज रहेगा 2019 से 2025, क्योंकि अभी तक ईयर वाइज एग्ज़ाम ही हो रहे हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि अभी पेपर आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ना जो PYQs हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे लिए कुछ पार्ट ईजी हो जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ही लिया है, तो 19 से लेके 25 तक के पेपर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर गाइस। ये क्वेश्चन पेपर है, 75 मार्क्स का होता है ये। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। मिस्टर एक्स इज एडमिटेड इन अ मेंटल हॉस्पिटल। कोई मिस्टर एक्स है, यहाँ अपना नाम डाल देना, ठीक है, जो कि मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है सिम्टम्स के साथ। उसके पास 2 सिम्टम है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मतलब कि उसके कुछ चीज़ों की आवाज़ें आती हैं, पैरानॉइड डिल्यूजन, मतलब उसको कुछ फॉल्स बिलीव होता है, उसको किसी चीज़ पे शक होता है। तो इसका पॉसिबल डायग्नोसिस क्या है और इसके एटियोलॉजी कॉजेस क्या है, और फिर लास्ट में हमें केयर प्लान बनाना है कि हम इस पेशेंट की केयर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स में हमें ये बताना है कि डायग्नोसिस क्या है, एटियोलॉजिकल फैक्टर 5 मार्क्स में, एंड केयर प्लान 8 मार्क्स में। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। इसका डायग्नोसिस मैंने अभी तो ये लिख दिया है, लेकिन मैं समझाऊंगी इसको। ठीक है, ये डायग्नोसिस बना सिजोफ्रेनिया का। कैसे? हमने इसमें 2 सिम्टम्स देखे थे, हेलुसिनेशन, ठीक है, ये था ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कौन सा वाला है? ऑडिटरी, मतलब कि उसको कुछ चीज़ें सुनाई दे रही है, कोई आवाज़ आ रही है, आवाज़ या चीज़ें दिख रही है, लेकिन यहाँ तो हमें ऑडिटरी दिया हुआ है, तो आवाज़ आ रही है उसको कुछ, ठीक है, जो कि आवाज़ आ रही है बट रियली में नहीं है, मतलब रियल आवाज़ नहीं है, रियलिटी में नहीं है। इतना समझ आ गया कि उनको कैसी आवाज़ें आती हैं कि लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो कुछ उनको ऐसी आवाज़ें आती हैं, फिर वो उनको फॉलो करते हैं, मतलब वो कमांड को फॉलो करते हैं। वो हमारा हो गया हेलुसिनेशन। सेकेंड हमारा था पैरानॉइड डिल्यूजन। ये 2 उसको सिम्टम्स थे। तो ये हमारे जो सिम्टम्स हैं वो सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। क्या है? पॉजिटिव सिम्टम्स। ठीक है, तो पैरानॉइड डिल्यूजन क्या होता है? ये एक, मतलब जब लोग को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि लोग उनके बारे में कुछ साजिशें कर रहे हैं, उनको फॉल्स बिलीव होता है। उनको कभी कभी अपनी वाइफ या हस्बैंड है, अगर हस्बैंड में डिल्यूजन वाले सिम्टम्स हैं तो वो अपनी वाइफ पे लगेगा उनको कि वो उनको मारना चाहती है। अगर वो चाकू भी उठाएगी फ्रूट्स काटने के लिए तो उनको लगेगा कि वो उसको मारने के लिए उठाई है। ठीक है, तो हम इस तरीके से, ये सिर्फ 2 मार्क्स में है, तो हमने लिख दिया सिजोफ्रेनिया पैरानॉइड। ठीक है, सेकेंड हमारा था 5 मार्क्स का एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के कॉजेस क्या है? एक बार खुद सोच के देखो कि उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। 3 टाइप के कॉजेस होते हैं, या तो प्रीडिस्पोजिंग होंगे, प्रीडिस्पोजिंग, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब कि या ये बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब एक लिविंग के थ्रू या फिर बायोलॉजिकली ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले बात कर ले हम जेनेटिकली। अगर कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब कि कोई फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोज मतलब कि क्या है? फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है। अगर वो प्रीवियस कोई हिस्ट्री है पेरेंट्स में सिजोफ्रेनिया की, तो आगे बच्चों में जा सकती है। ठीक है, उसके बाद होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस लाइक डोपामीन। डोपामीन अगर ज़्यादा हो जाता है तो एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाएगी। ये इंक्रीज़ हुआ तो एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, तो ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक और होता है हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन स्ट्रक्चर चेंजेस। कैसे चेंज होगा? वेंट्रिकल्स का एनलार्जमेंट होना या फिर कॉर्टिकल एट्रोपी, ये सब चेंजेस। आप इसमें क्या कर सकते हो? एक फ्लो चार्ट बना सकते हो जिसमें कि ये 5 पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, लाइक सर्कल में कर दिया या फिर सेंटर में लिखा एटियोलॉजिकल। ये सब हमें एक पेज पे करना है, 1 2 3 4 और यहाँ पे नीचे 5। ठीक है, ऐसे कर दिया। फिर उसको 1 बाय 1 को, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हमने लिया, नेक्स्ट पेज पे फिर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। उसमें हमने डाला जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उसके अंदर हम डालेंगे फैमिली हिस्ट्री वगैरह। ठीक है, सेकेंड हम डालेंगे न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस या डोपामीन इम्बैलेंस। थर्ड हम डालेंगे ब्रेन स्ट्रक्चर चेंजेस। 3 हेडिंग्स हो गई, एक पेज पे कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है। अगर हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें उसके कितने में कंप्लीट करना है, 2 एंड 2.5 पेजेस, मतलब 2.5 पेजेस में हमें उसको ख़त्म करना है 5 मार्क्स का। ज़्यादा खींचोगे कॉपी भर जाएगी तो हमारी क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब कि इसमें पुअर कोपिंग स्किल्स होती हैं या फिर कोई ट्रॉमा इंजरी की वजह से, लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा। हम यहाँ किसकी बात करेंगे, चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब सोच रहे हो कि बच्चा है, बच्चे में कहाँ से, ये ऑलरेडी तुम लोग मेंटल हेल्थ पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है। बचपन में बच्चे को नेग्लेक्ट करना, वो पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकता है, अननोन की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है, और वो उसको हर्ट करिए, या बच्चे को अब्यूज़ करना, ठीक है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं होते फाइनेंशियली, तो छोटे छोटे बच्चों को वर्कर बना देते हैं, ठीक है, शॉप पे जाके वर्क कर रहे रहते हैं, फिर वहाँ पे अब्यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में अफेक्ट करते हैं। उनकी स्ट्रेस हैंडल करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, वो फिर उसी के अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देते हैं। क्या हो जाता है इसमें, मेन हमारा होता है स्ट्रेस हैंडल, मतलब वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। सोशल फैक्टर, इसमें क्या आएंगे, सोशली जो लोग कम इंक्लूड होते हैं उनको ऐसे लगता है कि मतलब खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। जैसे कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फैमिली में लगातार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसकी वजह से उसको स्ट्रेस कॉज होता है, तो सोशल फैक्टर भी कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको स्ट्रेस आ रहा है और वो खुद को क्या कर ले रहा है, आइसोलेट कर ले रहा है इन सब चीज़ों से, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर, इसमें प्री नेटल इशूज़, लाइक जब बर्थ के टाइम पे अगर कोई दिक्कत हो रही है या बच्चे को या मदर को उसकी वजह से भी स्ट्रेस आते हैं, तो उसकी वजह से भी मेंटल इलनेस या सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। बर्थ इंजरीज, ठीक है, बर्थ के टाइम पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया बच्चे के साथ में, तो अगर हम उसको फोर्सफुली बाहर करेंगे, ठीक है, डिलीवरी कराएंगे उसकी, तो कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में अगर कुछ इंजरीज हो जाती है किसी तरीके की, ठीक है, कुछ फॉरसेप डिलीवरी कराया, वहाँ पे कुछ इंजरी हो गई, तो उस इंजरीज़ की वजह से अगर वो बचपन में इतना अफेक्ट नहीं किया तो वो एडल्ट्स में आके थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होता है। या फिर उसकी बर्थ डिले हो गई, नहीं हो पाई टाइम से, फिर उसमें डेवलपमेंटल डिले चल रहा है, उस टाइप से भी होता है। और प्रीनेटल इश्यूज़ में बच्चे के साथ भी कुछ क्रोमोसोमल डिसफंक्शन हो गया, उसकी वजह से भी एमआर वगैरह के बच्चे होते हैं उनके अंदर आईक्यू कम होता है, तो ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर हो गया। सब्सटेंस अब्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अगर कोई बंदा ड्रग अब्यूज़ करता है, अल्कोहल अब्यूज़ करता है, अल्कोहल एडिक्टिव है, तो उसको भी, इसमें ड्रग्स कौन कौन से आएंगे, कैनाबिस, ठीक है, एम्फेटामाइंस, कोई ड्रग अब्यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मेंटल इलनेस, सिजोफ्रेनिया होता है। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर कंबाइंडली अफेक्ट, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर फैक्टर ही उसको अफेक्ट कर रहा है। अगर बायोलॉजिकल है तो कहीं ना कहीं न्यूरो डेवलपमेंटल या सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। जैसे अगर उसको मेंटल इलनेस होती है, वो ऑब्वियसली आइसोलेट करना स्टार्ट कर देता है खुद को, ठीक है, फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अगर कोई बीमारी घर में आ जाती है तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है। अब देखेंगे हम नर्सिंग डायग्नोसिस, जो हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना है उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, मेक अ नर्सिंग केयर प्लान ऑन मिस्टर एक्स का जो डायग्नोसिस था वो क्या था, सिजोफ्रेनिया, ये हमारा 8 नंबर का है। तो इसमें हम सबसे पहले 8 नंबर के हिसाब से सबसे पहले ये हम डायग्नोसिस लिख देंगे सारे के सारे 5, ठीक है। उसके बाद में हम 2 नर्सिंग केयर प्लान या 3 डिटेल में बना देंगे एज पर टाइम, जितना हमारे पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले डायग्नोसिस है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू इम्पेयर्ड रियलिटी टेस्टिंग एज एविडेंस बाय डिल्यूजन एंड डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, ठीक है। उसके सबसे पहले क्या हुए थे, थॉट प्रोसेस उसकी डिस्टर्ब हो गई है, एंड उसकी सेंसरी परसेप्शन, मतलब कि ऑडिटरी था जो, और वो डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि अल्टर्ड सेंसरी प्रोसेसिंग एज एविडेंस बाय हियरिंग वॉइसेस, उसको आवाज़ें आ रही हैं। सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, विड्रॉल किससे हमने देखा, विड्रॉल कर लिया है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, एज एविडेंस बाय अवॉइडेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, उसने बंद कर दिया है, उसके बेस पे हमने बोला। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, उसका जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो इम्पेयर्ड हो गया है क्योंकि डिसऑर्गेनाइज थॉट आ रहे हैं उसके अंदर,
ये कैसे हमने देखा, क्योंकि वो इररिलेवेंट स्पीच, वो कुछ भी बोल रहा था। एंड सेल्फ केयर डिफिशिएंट, ऑब्वियसली साइकेट्रिक पेशेंट सब सेल्फ केयर डिफिशिएंट तो हो ही जाते हैं। बाथिंग, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह रिलेटेड है ये। एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कैसे देखा, क्योंकि उसका पुअर पर्सनल हाइजीन था। ये हमारे हो गए नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हम अभी आज 2 देखेंगे, 2 नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे, उसके बेस पे आप बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस हमने लिखा, फिर उसका गोल लिखा, उसके बाद एक ऐसा चार्ट बनाएंगे, इंटरवेंशन लिखा, एक साइड रेशनल, क्योंकि पूरा एक फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, उसमें बहुत खिचड़ी पक जाती है। अगर वैसे भी बनाना है वैसे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, ठीक है, रिलेटेड टू साइकोटिक डिसऑर्डर एज एविडेंस बाय प्रेजेंस ऑफ पैरानोइड डिल्यूजन, सस्पिशियसनेस, दूसरों पे शक करना, फॉल्स बिलीव, ठीक है, एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी इन सिजोफ्रेनिया। जो वो ऑडिटरी साउंड उसको आ रही है, उसमें मिस इंटरप्रिटेशन होता है कि रियलिटी क्या है। अब इसके गोल क्या रहेंगे, सबसे पहले पेशेंट विल डेमोस्ट्रेट डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ डिल्यूजन थॉट विद इन 5 to 7 डेज में ये थॉट्स कम होने चाहिए। विल रिकॉग्नाइज द थॉट मे नॉट बी रियल, उसको ये रिकॉग्नाइज करवाएंगे कि वो थॉट रियल नहीं है। सो इम्प्रूव्ड रियलिटी ओरिएंटेड रहेंगे, एक्सप्रेस थॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, रिड्यूस्ड डिल्यूजन बिलीव्स को रिड्यूस करेंगे। उसके बाद इंटरवेंशन क्या देंगे, असेस करेंगे कि कौन सा टाइप है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अंडरस्टैंड करेंगे उसकी सीवियरिटी, उसी के हिसाब से हम प्लान करेंगे। डोंट आर्ग्यू और चैलेंज डिल्यूजन डायरेक्टली, उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना है, टाइम टू टाइम वो ठीक हो जाएगा कि नहीं ये ख़राब है, ये सही है, ये मिसट्रस्ट, ये वो फलना टिकना, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट रियलिटी जेंटली एंड कंसिस्टेंटली, उसके साथ में रियलिटी में रहना है और कंसिस्टेंटली रहना है, ठीक है, ये हेल्प करेगा डिफ्रेंशिएट करने में कि रियलिटी क्या है और डिल्यूजन क्या है। ट्रस्ट बिल्ड करना है ताकि उसकी एंजाइटी रिड्यूस हो। एनकरेज करना है पेशेंट को कि वो अपनी फीलिंग्स और थॉट को एक्सप्रेस करे ताकि उसका जो इमोशनल डिस्ट्रेस है वो कम हो जाए और उसको इंसाइट मिले, मतलब उसको अवेयरनेस आए रिगार्डिंग डिजीज़। और रेनफोर्मेंसिंग डिल्यूजन अवॉइड करना है, ठीक है, रेनफोर्मेंस स्ट्रेंथ फॉल्स बिलीव। मेंटेन करना है काम एंड नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच, प्रिवेंट एजिटेशन एंड एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, एंड प्रोवाइड सिंपल एंड क्लियर कम्युनिकेशन करना है, उससे कन्फ्यूज़न उसका कम होगा। एंगेज करना है पेशेंट को स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ में ताकि उसका अटेंशन डाइवर्ट हो। एडमिनिस्टर करना है एंटीसाइकोटिक जो कि हमें डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी है, उससे साइकोटिक सिम्टम्स कम होंगे, ठीक है। लास्ट में हमें क्या एवोल्यूशन मिलेगा कि पेशेंट की जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी थी डिल्यूजन थॉट्स की वो कम हो गई है और वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है रियलिटी एंड डिल्यूजन में। रेस्पॉन्ड कर रहा है एप्रोप्रिएटली किसको, एनवायरनमेंट को, एंड कम्युनिकेशन भी उसकी क्लियर है। इम्प्रूव्ड कर रहा है ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन विद द नर्स एंड डिक्रीज़ हो रहे हैं उसके सस्पिशियसनेस और एंजाइटी उसकी कम हो रही है, शक करने की आदत और एंजाइटी उसकी कम हो रही है। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है जो उसकी ऑडिटरी हेलुसिनेशन है उसके रिगार्डिंग रिलेटेड टू न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से साइकोटिक डिसऑर्डर है। कैसे हम पता कर रहे हैं, हियरिंग उसको वॉइसेस आ रही है, अगर विजुअल यहाँ होता तो हमें कुछ सीइंग थिंग्स नॉट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो दिख रही है। एंड टॉकिंग टू सेल्फ, खुद से बातें करता है, इन एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स इन सिजोफ्रेनिया। अब इसमें गोल क्या रहेंगे, रिपोर्ट डिक्रीज इन इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी हमें कम करनी है विद इन 5 to 7 डेज सेम। एंड जो वॉइसेस है वो रियल नहीं है, ये हमें उसको बताना होगा और उसको मतलब इम्प्रूव करेंगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कॉपिंग स्ट्रैटेजीज लाइक डिस्ट्रैक्शन, टॉकिंग टू अदर्स, ठीक है। एक्सपीरियंस मिनिमल नो हेलुसिनेशन, मेंटेन कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू एनवायरनमेंट, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं, हम पहले असेस करेंगे एंड देन आस्क पेशेंट डायरेक्टली अबाउट वॉइसेस कि किस तरीके की उसकी वॉइस सुनाई दे रही है। फिर एनकरेज करेंगे डिस्ट्रैक्शन के लिए, कोपिंग स्ट्रैटेजीज अपनाने के लिए, एनवायरनमेंट को काम रखेंगे, सपोर्टिव अप्रोच लेके जाएंगे, रिड्यूस करेंगे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, इंश्योर करेंगे सेफ्टी को, जितने भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक नाइफ हो गया वो सब हटा देंगे क्योंकि उसको जो कमांड मिल रही है वो कैसी भी हो सकती है, तो उसकी वजह से हम उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। प्रमोट करेंगे सोशल इंटरेक्शन को ताकि जो उसका आइसोलेशन है वो डिक्रीज़ हो, वो आइसोलेट होकर ना रहे, लोगों से इंटरेक्ट करे। एंड एडमिनिस्टर करेंगे हमारी एंटीसाइकोटिक जो हेल्प करेगी हेलुसिनेशन को रिड्यूस करने में। तो सेम हमको यहाँ पे डिक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी मिलेगी हेलुसिनेशन की और वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा जो उसको आवाज़ें आ रही हैं वो रियल हैं या नहीं। कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करेगा लाइक डिस्ट्रैक्शन, अपने आप ही वो लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा जिससे कि उसकी
एंजाइटी वगैरह रिड्यूस होगी, फियर रिड्यूस होगा रिलेटेड टू हेलुसिनेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।